फोर्स कौन कौन है? तो mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस लाइन पर लग रहा है, इस तरीके से इधर लग रहा है। एंड टेंशन का जो फोर्स है, टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है, ये तीनों फोर्स लग रहा है। और उस वक्त एंगल कितनी है? एंगल जो है ये एंगल है 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम सीधे कर सकते हैं कि ये एंगल भी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। यहाँ पे ये mg है। अब mg का एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, mg का एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, ये हो जाएगा mg cos थीटा, cos 60 डिग्री। और mg का एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, ये जो लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग नीचे लग रहा होगा, ये कंपोनेंट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin 60 डिग्री। Fe फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो वो कितना है? तो वो जो है हमें निकालना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी उसका पहले कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे डालोगे यहाँ पे, ये लाइन, और इससे भी ये एंगल कितना बना रहा होगा? ये एंगल 60 बना रहा होगा, ये एंगल 60 होगा। अब ये चूंकि इस पे 90 बना रहा है, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा। अब ये इस पे 90 बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री। अब इस Fe को दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, किसके लॉन्ग? एक हमें जो टेंशन वाला लाइन है उसके लॉन्ग, और एक जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया उसके लॉन्ग ब्रेक करेंगे। तो ये हमें टेंजेंट के लॉन्ग लेना है, तो इसके अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे इस लाइन से Fe एंगल कितना बना रहा है? इस लाइन से जो Fe एंगल बना रहा है वो 60 बना रहा है, इसके अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा Fe cos 60 डिग्री। अब जो बॉल है, तो ये बॉल किस पाथ पे? इस पाथ पे इस तरह आएगा, मतलब नीचे आएगा। तो नीचे उस वक्त तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा टेंजेंट के लॉन्ग, mg sin थीटा वो ज्यादा होगा और Fe cos थीटा कम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि F net जो होगा कौन सा? टेंजेंशियल वाला, F net टेंजेंशियल जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg sin 60 डिग्री माइनस Fe cos 60 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके, अब यहाँ F net जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास इंटू ए नेट, कौन सा? ए नेट टेंजेंशियल, मास इंटू ए नेट टेंजेंशियल, वो हो जाएगा mg sin 60 कितना होगा? sin 60 √3/2 माइनस Fe cos 60 कितना? 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से ए नेट टेंजेंशियल जो है इसको लिख दोगे, तो m आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो m आके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा √3g/2 माइनस Fe अपॉन m 2m, ये आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब देखो ये तो आ गए, यहाँ पे g तो हमें नोन है, Fe की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब Fe निकालेंगे, यहाँ पे Fe कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे Fe कितना होगा? तो देखो यहाँ पे ये एंगल कितना, ये एंगल दिया गया 60 दिया गया, ये एंगल 60 दिया गया, और ये एंगल 60 है, और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ L है, तो ये पूरा ये एंगल 60, ये एंगल भी कितना है? 60 है, ये लेंथ L है। और एक चार्ज, हाँ Fe हम लोग पहले निकाल चुके थे ना mg, लेकिन वो कब? जब इक्विलिब्रियम में था तब ना। यस Fe इक्वल टू mg व्हेन थीटा इक्वल टू कितना? 45। हाँ, तो यहाँ थीटा बदलेगा तो Fe बदलेगा ना। yes. ये जो Fe निकालना है, ये Fe किस पे निकालना है? एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ना, क्योंकि हम जो सारा काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? एंगल 60 डिग्री पे कर रहे हैं। तो वहां पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना होगा उसके हिसाब से देखो, थीटा जब 45 होगा तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? कम होगा ना। हाँ। और थीटा जब 60 होगा तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? ज्यादा होगा, तो दोनों में Fe क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये जो Fe
इक्वल टू mg निकाला है, ये किसके लिए निकाला है? ये निकाला है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जो होगा Fe इक्वल टू mg, उस समय निकाला है। और यहाँ जो निकालेंगे ये थीटा इक्वल टू 60 पे कितना होगा निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस यस सर। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, सर। इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो हमें ए नेट जो आया, ए नेट कौन सा? टेंजेंट के लॉन्ग, ये आया है √3g/2 माइनस Fe अपॉन 2m आया है। m हमें गिवन है, g भी पता ही होता है। हमें मेन क्या निकालना है? Fe किस पे? एट थीटा इक्वल टू 60 पे Fe की वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है। अब वही हम निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 60 पे Fe की वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं उसको। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये L है, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज कितना है? Q। और ये है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस पे लग रहा होगा Fe और इस पे भी लग रहा होगा Fe एट 60 डिग्री पे। तो Fe कितना हो जाएगा? Fe की मैग्नीट्यूड हो जाएगी K Q इंटू Q अपॉन इसके बीच का जो गैप है R²। ये हो जाएगा KQ स्क्वायर और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो R यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है L और ये है 60। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L साइन 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? L साइन 60 डिग्री। ये ठीक है? ये बताना पड़ेगा इसको। यस सर, ठीक है ना? तो R कितना हो गया? R जो हो गया 2L साइन 60 डिग्री हो गया। ये हो गया 2 इंटू L एंड साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये कैंसिल होके कितना आ गया? √3L आ गया। तो R की वैल्यू √3L, ये हो गया √3L का कितना आ गया? होल स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया KQ स्क्वायर 3/L²। ये Fe की वैल्यू कहाँ पे आई? ये Fe की वैल्यू जो आई है, ये आई है एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आई। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन में L वगैरह नहीं दिया गया होता है, L या Q या Q जो है वो नहीं दिया गया होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में वही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन तो दी गई होगी, वहां से हम चीजों को रिलेट करेंगे। अब देखो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या थी, इसको मिटा के इक्विलिब्रियम पे बनाओ। इक्विलिब्रियम में हमने क्या लिया था? यहाँ पे ये था, ये इस तरीके से, ये एंगल थी 45 डिग्री और ये भी था 45 डिग्री। उस वक्त Fe जो है, Fe किसके इक्वल था? mg के इक्वल। अब यहाँ जो Fe लिखोगे कितना लिखोगे? ये लिखोगे KQ स्क्वायर और यहाँ R कितना लिखोगे? अब ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना? ये 45 डिग्री और ये कितना है? ये L है, L। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L साइन 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? L साइन 45 डिग्री कि नहीं? यस। और ये यहाँ पे 2L साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू किसके? mg के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये KQ स्क्वायर 2 इंटू साइन 45 मतलब √1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? mg 2L होगा ना, 2L 2L का स्क्वायर, यहाँ 2L का स्क्वायर, √2 से कैंसिल हो गया, ये √2 हो गया। ये फाइनली कितना आ गया? ये आ गया KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर इक्वल टू कितना? mg का इक्वल आ गया। ठीक, तो mg जो आ गया कितना आ गया? यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्दर
कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कितना 2mg के इक्वल लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके, अब इसमें से इस के क्यू एल स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो? 2mg 2mg। तो Fe की वैल्यू Fe एट 60 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 2/3mg हो जाएगा। यस सर। 2/3mg और Fe एट, अब यहाँ से ये कर दो Fe, इसी को आगे ले जाके हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए Fe अपॉन 2m चाहिए, Fe अपॉन 2m, Fe एट 60 डिग्री अपॉन 2m। तो यहाँ से इस 2 को और इनको नीचे करो, तो यहाँ से Fe अपॉन 2m जब करोगे तो कितना g/3 आ जाएगा। यस सर। g/3 आ गया, तो a नेट की वैल्यू कितनी आ गई? a नेट की वैल्यू √3g/2 माइनस g/3, ये आंसर आएगा। सर हाँ सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना? हाँ, तो हाँ है। तो सर इसमें हम लोग ये नहीं लगा सकते थे कि मतलब लेंथ निकाल लेते, जब थीटा 45 डिग्री होता तब उसका हाइट, और जब 60 डिग्री होता तब हाइट निकाल लेते, फिर mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर करके फाइनल वेलोसिटी निकालते, और फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाते। तो कैसे लगाते? वो मूव कहाँ कर रहा है, पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है इसमें? दोनों पोजीशन तो एक है, इनिशियल फाइनल पोजीशन तो एक ही है ना। थीटा तो 60 डिग्री से 45 डिग्री वाले पे आया ही है ना? अरे नहीं आया ना, तुम क्वेश्चन समझे नहीं। कि इक्विलिब्रियम कितना था 45 पे था, ये इंफॉर्मेशन अलग दी गई थी। इक्विलिब्रियम इक्वल टू 45 इंफॉर्मेशन तुमको दी गई थी, और था कि बॉल को 45 डिग्री से हटा के कहां पे ले गया? 45 एंगल से हटा के दोनों को ले गया 60 पे, ठीक, और वहां से रिलीज किया, वहां से जाके छोड़ दिया उसको। और छोड़ने के जस्ट बाद, तो छोड़ने के जस्ट बाद हाइट में कोई बदलाव आएगा क्या? नो। तुम बॉल को छोड़े और तुमको मैंने पूछा कि ठीक है, तुमने जब छोड़ा तो छोड़ने के जस्ट बाद इससे क्या एक्सलेशन होगी? तो जब तुमने उसको जस्ट रिलीज किया, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में, तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या एक्सलेशन होगी? तो उसमें दोनों वक्त बिफोर रिलीजिंग एंड आफ्टर रिलीजिंग दोनों का हाइट क्या होगा? सेम ही होगा ना। यस। मुझे लगता है कि आज का क्वेश्चन कुछ हेवी हो गया। आज का क्वेश्चन कुछ हेवी वेट हो गया, सन्नाटा छा गया बिल्कुल, और नंबर ऑफ यूजर भी काफी घट गए। नंबर ऑफ यूजर भी काफी घट गए हैं। देखो 20 कितना 22 लोग बच गए। तो क्या ऐसे क्वेश्चन ना कराएं हम ना, मतलब अरे नहीं इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा है। देखो फर्स्ट दिन हम फिजिक्स का क्लास जब तुम लोगों का चला था इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें कितना 52-53 स्टूडेंट थे, और धीरे धीरे स्टूडेंट कमती होते अब कितना पे आ गया? 22 पे आ गया। तो थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी, थोड़ी दिक्कत लॉकडाउन के कारण हो रही है। लॉकडाउन जब हटेगा और ऑफलाइन क्लास चलेगा तो उसमें फिर एक तरह के स्टूडेंट को एक क्लास में डाला जाएगा, फिर वहां दिक्कत नहीं होगी। अभी ये तो हम क्योंकि सब लोग एक साथ हैं, इसलिए हम सब लोग को सम्मिलित रूप से करा रहे हैं। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं, इसको थ्योरी का ही पार्ट समझो। चाहे वो IIT का तैयारी करने वाले हो या नीट का तैयारी करने वाले, इसे तुम थ्योरी का पार्ट ही समझो, क्योंकि स्पेशली नीट वाले जो बता रहे हैं क्वेश्चन, इस पे ही कई बार डायरेक्ट इसको फॉर्मूला मान के क्वेश्चन चेक कर देगा तुम लोग। तो थ्योरी का ही पार्ट समझो इसको। और होता क्या है ना कि अगर तुम जिस लेवल की तैयारी कर रहे होते हो तो प्रैक्टिस करने वक्त उसमें 2-3 लेवल ऊपर जाना पड़ता है ना, तब जाके कुछ बात बनती है। ओके, तो अब ये टाइम जो है, ये तो टाइम तुम अगला टाइम खा चुके हो, दूसरे वाले का भी टाइम खा चुके हो। अब आप उस समय क्या बोल रहे थे कि प्रदीप जैसा बुक पढ़ना पड़ेगा साइड से? नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम उसमें ये बोल रहे थे कि जो NCERT के क्वेश्चन एडिशन वाले या एग्जाम्पलर वाले जो भी रेफरेंस बुक होता है, अब बहुत लोग रेफरेंस ले लेते हैं ना,
कोई एबीसी और फिजिक्स ले लेता है, कोई प्रदीप ले लेता है, कोई एसएल ले लेता है अपने वही हिसाब सर, से। हम लोग कोई रेफरेंस नहीं लिए हैं। हाँ तो नहीं जरूरत है चलेगा? इसकी, देखो रेफरेंस की जरूरत नहीं है ना। अगर हम पे यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, और मेरे जो थ्योरेटिकल जो कराए जाते हैं उसको सही से कर लेते हो, तो तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। अब उतना किताब भी पढ़ोगे और फिर हमसे ही पढ़ोगे तो तुम्हारा जो है ना वो काम जो है ना पोटेंशियल का बंटवारा हो जाएगा और रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो एक ही जगह पे पोटेंशियल इस्तेमाल करो। अगर होता है ना कि जो भी कोई देखते हो ना, कोई कंपटीशन वगैरह होता है पढ़ाई को छोड़ के, जैसे मान लो बॉक्सिंग कंपटीशन होता है, उसमें जो कोच होता है उस कोच की बात अगर संपूर्ण मानी जाती है और कोच अगर ठीक ठाक है तो लोग जरूर से मेडल ले आते हैं। उसी तरह अगर मेरी बात पे अगर यकीन करते हो तो जितना थ्योरेटिकल तुमको कराया जाता है और साथ में क्वेश्चन कराया जाएगा और क्वेश्चन देंगे, उसी को और ईमानदारी पूर्वक कर लोगे, बस यकीन तो बहुत कम लोग करता है, ईमानदारी पूर्वक कर लोगे तो उसमें अच्छा रैंक आ जाएगा। सिलेक्शन के बाद तो जरूर अच्छा रैंक आ जाएगा। अब यही बात हम अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में बोल रहे होते तो लोग उसमें संपूर्ण इस बात को मानता। अब यहाँ पे है कि हम इंडिविजुअल इस जगह पे कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत लोग मान के भी उनको होता है ना कि नहीं मानते हैं। तो अगर मेरी बातों की यकीन करते हो तो कोई भी नहीं, जो किताब है, प्रदीप है, चाहे एबीसी है, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो थियोरेटिकल नोट्स हम कराते हैं वो, और क्वेश्चंस के लिए जो हम तुम्हारा असाइनमेंट जो मिलता है वो अपना इंस्टीट्यूट से, वो भी ठीक ठाक है, उसमें भी ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन है। और इस बार सारे क्वेश्चन मैंने वो रेजोनेंस वाले ही डलवाए हैं इसमें, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। उसके बाद मैं अपने डीपीपी दूंगा और मैं भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। और इतना कर लोगे, प्रीवियस ईयर के जो भी है, नीट वाले नीट का क्वेश्चन कर लें, आईटी वाले आईटी का क्वेश्चन कर लें, इतना ही करते करते आदमी निपट जाता है और कुछ करने की इच्छा नहीं करती। ऐसी वर्मा। हाँ एससी वर्मा है, बस एससी वर्मा, इतना कर लोगे बहुत है भाई। इतना करने में आदमी टॉप कर जाएगा फिजिक्स में। इतना ही को करके अगर संभाल लिया तो फिजिक्स में 100 में 100 मार्क आएगा। लेकिन होता क्या है ना कि इतना ही समझ नहीं पाता है। अभी फर्स्ट चैप्टर है तो लोगों को लगता है ठीक है हम 10 किताब पढ़ लेते हैं, यही लास्ट चैप्टर आते आते लोग फर्स्ट चैप्टर भूल जाता है। तो बैलेंस रखना होता है कि जो पढ़ रहे हैं उसको और जो पढ़ा उसको, दोनों तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। इतना करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उसी को करो, अपने पे यकीन रख के करो। और अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो प्रीवियस ईयर जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, जेई वाले जेई की, मेडिकल वाले मेडिकल की, उसको उसकी क्वेश्चन को बार बार बनाते रहो। जो चैप्टर निकल गया, जो चैप्टर चल रहा है, उस सबको बनाते रहो। फिर अपना टेस्ट भी होता रहेगा कि हाँ हम अभी कहाँ पे हैं, हम कितना उसमें सीख रहे हैं और कितना कंजर किए हुए हैं। यस। ठीक है, तो आज तो तीन Yes, ही क्वेश्चन हुआ और तीन ही क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ये कंसेप्ट के लिए कराया गया था, 3 क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए कराया गया था कि इसमें तुम क्वेश्चन के वेरिएशन देख सको। अब अगले क्लास में इस पे भी ही 1-2 क्वेश्चन और है। अच्छा, असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया था, इसी के बेस पे था, मैं बताता हूँ। असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया गया था, इसी के बेस पे था कि 3 बॉल था उसमें, शायद परे हो गए, 3 बॉल था, ठीक है। 3 बॉल को लगाया गया था एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम तीनों जो है इस तरीके से अरेंज करते हैं कि तीनों के बीच का जो गैप है वो सेम हो जाता है, वो पार्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है असाइनमेंट में? सर मैंने जो डीपीपी दिया है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है। सर अभी पूरा नहीं बना है। हाँ तो देख लेना, अब डीपीपी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 3 इक्विलिब्रियम वाला जो Yes, क्वेश्चन है, हाँ तो ये बना कर देखना है, इसको नहीं होगा तो उसको डिस्कस कर देंगे। सर उसका आंसर आया था लेकिन सही है या गलत ये नहीं पता चला। अच्छा, आंसर मैंने सेंड नहीं किया, किसी को तो मैंने सेंड किया था आंसर, शायद ग्रुप में सेंड यस नहीं सर, किया। हमको किए। तुमको किया था, ठीक है, आज हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे आंसर। चलो आज ग्रुप में सेंड कर देंगे। सर उसमें एक आंसर में डाउट भी है, तीसरे के सॉरी। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, अभी तो चेक करो ना, उसको हम सॉल्व करवाएंगे ना। कभी कूलम फ्लो खत्म होने तो डीपीपी फर्स्ट हम सॉल्व कर देंगे। कूलम फ्लो खत्म होने दो, तो इसमें जो सॉल्व हो रहा है, बाकी बचे क्वेश्चन को वहां सॉल्व कर देंगे। यस। ओके ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, हम लोग का क्लास का टाइम